नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव वर्मान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल राजीव मैथ्स ट्यूटोरियल पर। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों मैथ्स का कंप्लीट कोर्स, जिसमें हम आपको जीरो से एडवांस लर्निंग कराने वाले हैं। अब ये जीरो से एडवांस का क्या मतलब है? देखिए, आपका एक कोर्स होता है और कोर्स में आपके टॉपिक आते हैं। तो जो आपके कोर्स की डायरेक्शन रहेगी वो जीरो से बिल्कुल स्टार्टिंग से आपकी एडवांस स्टैंडर्ड तक रहेगी। सेम डायरेक्शन आपकी जो टॉपिक होंगे, आपके टॉपिक में फिर आपके टाइप्स होंगे, उनकी भी जो डायरेक्शन रहेगी वो बिल्कुल जीरो से आपके स्टैंडर्ड लर्निंग तक रहेगी। जैसे आपका ग्राफ होता है, आपने ग्राफ देखा होगा स्क्वायर रूट फंक्शन का। स्क्वायर रूट फंक्शन का ग्राफ क्या होता है दोस्तों? जीरो से कुछ इस प्रकार होता है। जैसे आपने ग्राफ देखा होगा दोस्तों आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, तो जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ होता है वो भी कुछ इस प्रकार से होता है ना। तो मतलब बिल्कुल आपको स्टार्टिंग से आपको जीरो से लेकर आपको आगे लेकर चलेंगे स्टैंडर्ड एडवांस लर्निंग पर। तो आपकी ये लर्निंग बहुत काम आने वाली है आपके, चाहे आपका एग्ज़ाम यूपीएससी कंडक्ट कराए, एसएससी कंडक्ट कराए, DT+B बोर्ड कराए, आपका KVS कराए, NVS कराए, बैंकिंग सेक्टर, रेलवे सेक्टर, कोई भी स्टेट आपका बोर्ड एग्ज़ाम कंडक्ट कराए, जैसे यूपी, राजस्थान, हरियाणा, है ना। कोई भी, चाहे टीचिंग एग्ज़ाम हो आपके, नॉन टीचिंग एग्ज़ाम हो, चाहे बेल्ट के एग्ज़ाम हो आपके, जैसे पुलिस रिक्रूटमेंट वगैरह, ये सब किसी भी तरह के एग्ज़ाम के लिए आपके लिए ये लर्निंग बहुत हेल्पफुल होगी, आपको बहुत मदद करेगी। लेकिन उसके लिए दोस्तों आपको वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखना होगा, ताकि आपका कोई भी किसी भी तरह का एक्सपेक्ट रह ना जाए। और आपको हर वीडियो के नोट्स आपको प्रॉपर बनाने पड़ेंगे, जिससे आपको एग्ज़ाम देने में कोई भी किसी भी तरह की परेशानी ना आए। चलिए तो फिर बगैर समय व्यर्थ किए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज का टॉपिक हमारा दोस्तों डिजिट। लेकिन डिजिट पढ़ने से पहले मैं आपकी और 2 मिनट लेना चाहूँगा। अगर हम स्टार्ट जीरो से ही कर रहे हैं तो क्यों ना फिर हम मैथमेटिक्स के साथ ही स्टार्ट करें। देखिए दोस्तों, मैथमेटिक्स जो है आपका 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, जिसमें एक वर्ड आता है आपका मैथमा। मैथमा मैथमा का मतलब क्या होता है दोस्तों? नॉलेज। नॉलेज, जिसका हिंदी जो अनुवाद होगा ये होगा आपका सही सूचना। सही सूचना। और दूसरा वर्ड है दोस्तों टिक्स, जिसका मतलब होता है आपका साइंस। साइंस मतलब आपको व्यवस्थित ढंग से, है ना, व्यवस्थित ढंग से। तो दोस्तों मैथमा और टिक्स से मिलकर आपका मैथमेटिक्स बनता है, जिसमें मैथमा का मतलब नॉलेज और टिक्स का मतलब साइंस। सही सूचना व्यवस्थित ढंग से, तो सही सूचना को व्यवस्थित ढंग से देना ही आपका मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स के आपको पता है जनक आर्किमिडीज रहे हैं, और जिनका जन्म 287 BC में हुआ और उनका जीवन काल जो है फिर 212 BC तक चला था। हमारे कुछ इंडियन मैथमेटिशियन भी हुए हैं, जिसमें बहुत फेमस नाम रहे हमारे भास्करा, ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट, बहुत फेमस नाम रहा है। श्रीनिवास रामानुजन भी हमारे बहुत फेमस मैथमेटिशियन रहे हैं। इन्होंने आर्यभट्ट, देखो जो आपके आर्किमिडीज रहे हैं दोस्तों, आर्किमिडीज, इन्होंने पाई, जो कि एक ग्रीक भाषा में 16th अल्फ़ाबेट या लेटर आप कह सकते हैं, जैसे हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं वहाँ पर भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं, लेटर होते हैं। वहाँ का जो 16th लेटर है वो पाई है, और इस पाई को किसने निकाला था? आर्किमिडीज ने। लेकिन इसको जो सही वैल्यू तक लेकर गया वो कौन लेकर गया? आर्यभट्ट। और फिर आर्यभट्ट की भी जो एग्जैक्ट वैल्यू निकाल कर वहाँ से लेकर आए वो कौन थे? श्रीनिवास रामानुजन। अभी हमने जाना दोस्तों कि मीनिंग ऑफ मैथमेटिक्स क्या था। अब हम जानेंगे व्हाट इज़ मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स क्या है दोस्तों? यह एक तरह की साइंस है जो डील करता है लॉजिक ऑफ नंबर्स के साथ, लॉजिक ऑफ शेप्स के साथ, क्वांटिटी के साथ, अरेंजमेंट्स के साथ। ये मतलब कुल मिलाकर एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जो संसार के हर हिस्से में शामिल है। चाहे फिर आपके अदर सब्जेक्ट हो गए, वहाँ पर भी इन्वॉल्वमेंट होती है इसकी, चाहे वो ह्यूमन लैंग्वेज हो गया, चाहे आपका थिंकिंग प्रोसेस हो गया, चाहे आपकी फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलोसफी, आपके हर हिस्से में, चाहे आपका म्यूज़िक हो गया,
म्यूजिक में आपने देखा होगा दोस्तों कि 16 बिट डिजिट का यूज़ किया जाता है, जो आपको बैकग्राउंड में मधुर मधुर आवाज़ें सुनाई देती हैं, वहाँ पर भी आपका मैथमेटिक्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। अगर वो 16 बिट डिजिट यूज़ ना की जाए तो आपकी जो ये मधुर आवाज़ें हैं ये बेसुर में बदल जाती हैं। चलिए, आपसे 2 मिनट का समय हमने लिया था, अब वो पूरा होता है। तो आज का टॉपिक हमारा दोस्तों डिजिट। तो डिजिट अंक, अब इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों, आपको देखने भर से ही पता चल जाएगा कि हम जो लर्निंग यहाँ पर करने वाले हैं वो 0 से एडवांस मैंने क्यों कहा था। आप देख पाएंगे कि हम क्या क्या इन सब में सीखने वाले हैं, हमारा कंटेंट क्या रहेगा। तो सबसे पहले हम बिल्कुल स्टार्टिंग से देखते हैं कि हम डिजिट क्या है, उसकी वैल्यूज़ क्या हैं, उसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है, जो मिसिंग डिजिट्स होती हैं वो वाले क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, जो डिजिट्स अपीयर्स वाले हैं वो कैसे करेंगे, मतलब एक बार डिजिट गायब हो जाएगी तो क्या करेंगे, अपीयर हमें करनी है तो क्या करेंगे। नंबर फॉर्मेशन अगर हमें बनाने हो, जिसको हम अरेंजमेंट ऑफ डिजिट या नंबर्स भी कहते हैं, उसमें अगर हमें नंबर बनाने हैं सभी डिजिट का यूज़ करके या फिर कुछ डिजिट का यूज़ करके, और इन दोनों ही केस में या तो डिजिट रिपीट करेंगे या फिर डिजिट नहीं रिपीट करेंगे। फिर कुछ केस होंगे हमारे जिसमें 0 वाले केस होंगे, डिविजिबल वाले केस होंगे, नॉट डिविजिबल वाले केस होंगे। फिर जो ये नंबर आप फॉर्म करेंगे उनका सम हम अगर निकालें तो कैसे निकलेगा। फिर जो ये सम ऑफ नंबर्स हैं इसमें भी हम ये देखेंगे कि एपी, अगर वो एपी बनाते हैं तो क्या करेंगे, अगर डिजिट एपी में है तो कैसे होगा, अगर डिजिट एपी में नहीं है तो कैसे उन सवालों को करेंगे। फिर यूनिट डिजिट लास्ट डिजिट हम करेंगे, जिसमें प्रोडक्ट में आखिरी डिजिट बताएं, फैक्टोरियल में बताएं, एक्सपोनेंशियल में बताएं, और भी बोर्ड मास वगैरह सिंप्लीफिकेशन वाले जो आपके क्वेश्चन बनते हैं उनमें लास्ट डिजिट बतानी है तो कैसे बनाएं। रिवर्सिंग द डिजिट, अगर डिजिट 2 डिजिट का कोई नंबर है उसकी डिजिट को रिवर्स कर दिया जाए, या 3 डिजिट का नंबर उसको रिवर्स कर दिया जाए, तो उन सवालों को हम कैसे डील करेंगे। फिर मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे आपके, जो जिसमें कुछ बहुत बेहतरीन सवाल भी होंगे, ओलंपियाड से भी सवाल होंगे। तो हम ये सब आपका डिजिट टॉपिक में कवर करने जा रहे हैं दोस्तों। आज की वीडियो में हम ये सब कवर करने वाले हैं, ये सब इतना कवर करने वाले हैं। और नंबर फॉर्मेशन में भी हम 2 पार्ट में कर रहे हैं। नंबर फॉर्मेशन में दोस्तों एक पार्ट में हम करेंगे कि ग्रेटेस्ट और जो स्मॉलेस्ट नंबर जो बनाए जाते हैं, जो बहुत हल्का पार्ट होता है। फिर उसके बाद जो बड़ा पार्ट होगा वो ये वाला होगा। तो आज के वीडियो में हम ये सब जानने वाले हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं दोस्तों। डिजिट है क्या? तो डिजिट का मतलब होता है आपका एक ऐसा सिंबल जो किसी विशेष वस्तु को रिप्रेजेंट करे। मतलब डिजिट इज ए सिंबल, डिजिट इज ए सिंबल that represent a particular object। डिजिट एक ऐसा सिंबल है जो रिप्रेजेंट करता है किसी विशेष वस्तु को। बहुत पुराने समय में आपने देखा होगा दोस्तों, अगर किसी सामान को लेना होता था किसी को, तो ऐसे नहीं बोलते थे मुझे एक वस्तु दे दो ना, 2 ऑब्जेक्ट 3 ऑब्जेक्ट 4 वाच, ऐसे नहीं बोलते थे। तो उन्होंने क्या किया, अपनी सुविधा के लिए कुछ सिंबल बनाए। तो वो सिंबल कुछ इस प्रकार थे भाई, 1 2 3 है ना, ये सिंबल थे, सिंबल। आगे चलकर हमने इनको नाम दिया। वो कुछ इस तरह से सिंबल बनाते थे। अगर किसी ने ये सिंबल बनाया तो इसका मतलब है उसको कोई एक वस्तु चाहिए। अगर किसी ने ऐसे 2 सिंबल बनाए हैं तो इसका मतलब है उसको कोई 2 वस्तु चाहिए। तो इन सिंबल को ही हमने क्या नाम बोला, डिजिट, अंक। हमने इनको नाम दिया अंक। अब आगे जो ये डिजिट है दोस्तों, आपकी जो सिंबल है, सिंबल से क्या बना दोस्तों, आपका डिजिट बना। अच्छा, डिजिट से क्या बनता है, न्यूमरल बनता है। और न्यूमरल से क्या बनता है दोस्तों, आपका नंबर बनता है। और नंबर से क्या बनता है दोस्तों, आपका आइडिया आता है। मैं समझा देता हूँ एग्जांपल के साथ। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 4, तो 4 क्या है दोस्तों, आप कहिए सर ये हमारी डिजिट है, अंक है। मैं कहता हूँ अगर ये भी लिख दिया जाए तो ये क्या है आपका, आप कहेंगे सर 8 भी एक डिजिट है और 4 भी एक डिजिट है, और 2 डिजिट से मिलकर हमारा क्या बन जाएगा, एक नंबर। तो पहले मैंने तो कहा ये सिंबल है, ये भी एक सिंबल है और ये भी एक सिंबल है, ठीक है। और ये जो सिंबल है इन्हीं को हम क्या कहते हैं, डिजिट कहते हैं। अच्छा, इन डिजिट से हमने क्या बनाया, 2 डिजिट से हमने क्या बनाया दोस्तों, एक नंबर बनाया। तो जैसे सिंबल जब हम लिख रहे होते हैं तो एक प्रोसेस हो रहा होता है उसको डिजिट बनाने का, सिंबल ही डिजिट है। फिर जैसे हम ये डिजिट लिख रहे होते हैं
तो उस समय ये जो न्यूमरल है ये भी एक प्रोसेस होता है आपका, ये भी एक प्रोसेस होता है आपका नंबर बनाने का। तो और कुछ नहीं, जो 48 जब लिखते हैं आप डिजिट, 2 डिजिट 3 डिजिट का यूज़ करके एक नंबर बना रहे होते हैं, उस समय जो प्रोसेस चलता है वही आपका न्यूमरल कहलाता है और फिर ये आपका नंबर बन जाता है। तो 48 क्या बन जाता है आपका एट द एंड एक नंबर। फिर ये जो नंबर होता है, अब 48 क्या, यहाँ से हमें एक आइडिया आएगा, विचार आएगा कि 48 क्या, 48 एज, 48 वेट किलोग्राम है, 48 आपकी करेंसी है, 48 डॉलर हैं, रुपीज़ है, ये क्या है। तो अगर मान लो कोई कहता है 48 क्या है आपका वेट है केजी, 48 वेट कुड़ी दा है ना, तो 48 क्या है आपका, यहाँ से एक आइडिया आ गया कि 48 केजी हमारे क्या है वेट है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है दोस्तों आपका एक नंबर बनाने का, कि सिंबल आपका डिजिट को रिप्रेजेंट करता है, फिर डिजिट से आपका एक प्रोसेस चलता है जिसे हम न्यूमरल कहते हैं और फिर वहाँ से एक नंबर बन जाता है और नंबर से हमें एक आइडिया आता है कि ये है क्या। तो इसी तरह से हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों कि पहले हम डिजिट पढ़ेंगे, डिजिट के बाद हम नंबर पढ़ेंगे, नंबर लिखे कैसे जाते हैं और नंबर का क्लासिफिकेशन क्या होता है, और इसी प्रोसेस को हम आगे लेकर टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो अब जानते हैं दोस्तों डिजिट की वैल्यू के बारे में। देखिए किसी भी नंबर में जो आने वाली डिजिट हैं उसमें हर डिजिट की 2 वैल्यू होती हैं, हर डिजिट की 2 वैल्यू होती है। कौन कौन सी है वो चेक करते हैं। एवरी डिजिट हैज इट्स 2 वैल्यूज, हर डिजिट की 2 वैल्यू होती है दोस्तों। एक होती है फेस वैल्यू जिसे हम हिंदी में जातीय मान कहते हैं, और एक होती है प्लेस वैल्यू जिसे हम स्थानीय मान कहते हैं। तो फेस वैल्यू क्या होती है दोस्तों आपकी, फेस वैल्यू होती है किसी भी डिजिट का जो डेफिनेट मान होता है, निश्चित मान होता है, वही उसकी फेस वैल्यू होती है। जैसे ये जो सिंबल बनाए हैं ये सिंबल ही इनकी फेस वैल्यू होती है। जैसे इस सिंबल को हम क्या नाम देते हैं 3, इसको क्या देते हैं 4, इसको 5, इसको 8, इसको 9, है ना। तो अगर मान लो कोई नंबर बनाया जाए इन सिंबल को लेकर या इन डिजिट को लेकर, तो आप कहेंगे सर जैसे 3, 4, 8, 9, मान लो एक नंबर है, तो इसमें 4 की अगर आपसे कोई प्लेस वैल्यू पूछता है, सॉरी फेस वैल्यू पूछता है, तो आप कहेंगे सर ये तो 4 है, ये जो सिंबल है ये किसको रिप्रेजेंट करता है नेम में 4 को, तो आप कहेंगे सर इसकी जो फेस वैल्यू है वो 4 होगी। अच्छा इसकी फेस वैल्यू क्या होगी, आप कहेंगे सर ये तो 8 है। तो जिसका जैसा फेस है वही उसकी वैल्यू है, आप ये मान कर चले, है ना। ये होता है अ डेफिनेट वैल्यू, ठीक है, किसी डिजिट की, ऑफ एनी डिजिट, किसी भी डिजिट की जो उसकी डेफिनेट वैल्यू होती है, एक निश्चित वैल्यू होती है, मान होता है, उसे हम फेस वैल्यू कहते हैं, जातीय मान कहते हैं। अब ये क्या होता है प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो प्लेस वैल्यू क्या होती है, जब कोई डिजिट किसी स्थान के नाम पर उसका मान ज्ञात किया जाता है तो उसी को हम स्थानीय मान कहते हैं। जैसे इस वाले 8 का इस नंबर में प्लेस वैल्यू या स्थानीय मान क्या होगा, तो आप कहेंगे सर ये 10th प्लेस पे आई है, तो इसका मतलब ये इसका जो प्लेस वैल्यू होगा वो इंटू 10 होगा, तो ये 80 होगा। अगर 3 का पूछा है तो सर ये 1000 प्लेस पे आई है, तो 1000 प्लेस पे 3 की जो प्लेस वैल्यू होगी वो 3000 होगी। 4 की पूछे तो सर ये 100 प्लेस पे आई है, तो 4 की 100 प्लेस पर जो वैल्यू होगी वो 400 होगी, है ना। तो किसी भी डिजिट का उसके प्लेस बदलने पर जो उसका मान पड़ता है उसी को हम स्थानीय मान कहते हैं, ठीक है। सो वैल्यू ऑफ पोजीशन ऑफ a digit in number is called place value। तो प्लेस वैल्यू के बारे में हमने जाना कि प्लेस वैल्यू क्या होती है दोस्तों, कि एक मतलब उसकी जो पोजीशन होती है, उसकी जो प्लेस होती है, उस प्लेस की वजह से उस डिजिट का जो उस नंबर में स्थान होता है उसी को हम स्थानीय मान कहते हैं। अगर हम एक एग्जांपल सेट करते हैं, देखिए मान लो इसी नंबर में अगर कोई पूछता है इसकी फेस वैल्यू क्या होगी, किसकी इस डिजिट की फेस वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे सर 3 होगी। अगर इसी प्लेस वैल्यू पूछ ले तो आप ये चेक कीजिए किस प्लेस पर आया, 1000 प्लेस पर, तो ये क्या होगी 3000 होगी, प्लेस वैल्यू क्या होगी 3000 होगी। अच्छा अगर 4 की पूछ ली जाए तो
इस डिजिट की पूछ ली जाए तो आप कहेंगे सर फेस वैल्यू 4 होगी और इसकी प्लेस वैल्यू 400 होगी। इसकी अगर पूछ ली जाए 8 की तो 8 की फेस वैल्यू 8 रहेगी और ये इसकी 80 हो जाएगी। 9 की पूछ ली जाए तो सर 9 इसकी फेस वैल्यू होगी और 9 इसकी प्लेस वैल्यू होगी। तो हमने यहाँ से एक बात तो सीख ली कि जो प्लेस वैल्यू में या फेस वैल्यू में जो यूनिट डिजिट के जब हम निकालते हैं किसी भी नंबर की जो यूनिट डिजिट होती है उसकी जब हम फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू बताते हैं तो वो हमेशा सेम आती है, पहली बात। अच्छा, अगर मान लो एक नंबर लेते हैं 2 3 0 5 6, अगर मैं पूछता हूँ इसमें 0 की फेस वैल्यू बताओ तो आप कहेंगे सर 0 होगी और इसकी प्लेस वैल्यू बताओ तो आप कहेंगे सर इसकी प्लेस वैल्यू भी क्या होगी, 0 ही होगी। तो इसका मतलब 0 एक ऐसी डिजिट है जिसकी प्लेस वैल्यू भी सेम रहती है और फेस वैल्यू भी सेम रहती है, चाहे आप उसको किसी भी प्लेस पर रखें। और जो यूनिट डिजिट होती है उसकी भी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू सेम रहती है, लेकिन वो यूनिट डिजिट पर ही बात कर रहे हैं हम। 0 को कहीं पर भी रख दो, उसकी डिजिट फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू कभी भी नहीं बदलेगी। चलिए कुछ आए हुए सवाल जो फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू पर हैं हम उसके बारे में देखते हैं। तो ऐसे कुछ सवाल आते हैं दोस्तों, आपके बहुत सारे सवाल टीचिंग एग्ज़ाम में या फिर MTS CHSL है ना, CGL वगैरह हर तरह के एग्ज़ाम में प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू से जो सवाल आते हैं बहुत आसान सवाल होते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए कि प्लेस वैल्यू क्या होती है और फेस वैल्यू का अर्थ क्या होता है, बस दैट्स इट। अब इसमें देखते हैं दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि इस नंबर में आने वाले 2 की प्लेस वैल्यू का जो सम होगा वो क्या होगा। तो देखते हैं इसमें जो ये जो 2 है दोस्तों, इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, आपसे कहेंगे 2 और किस स्थान पर है, 1 10 100 1000 10,000। तो 10,000 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा। या फिर आप सीधा सीधा ये कहें सर हमें जिसकी भी प्लेस वैल्यू बतानी है, जिस नंबर की भी प्लेस वैल्यू बतानी है डिजिट की, उस डिजिट को लिखकर बाकी सबको 0 कर देंगे, बाकी सबको 0 करेंगे तो इसकी क्या आ जाएगी, 20,000। अच्छा, इस डिजिट की क्या आएगी दोस्तों, आप कहेंगे सर इसके बाद आने वाली जितनी भी डिजिट हैं वो सब 0 हो जाएंगी, तो ये कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। जो भी डिजिट की प्लेस वैल्यू पूछता है उसके बाद आने वाली सभी डिजिट को आप 0 करें, आने वाले आगे की सभी डिजिट को 0 करें, तो आने वाली आगे डिजिट की 0 रखने से तो कोई फ़ायदा है नहीं। तो लास्ट की डिजिट मतलब उस डिजिट के बाद आने वाली जितनी भी डिजिट है उनको 0 करके रख दें। फिर इस डिजिट की, इस 2 डिजिट की जो प्लेस वैल्यू होगी वो क्या होगी, आप कहेंगे सर 2, इसके बाद एक डिजिट आई है तो 1 0। अगर आपको इसकी प्लेस वैल्यू बतानी है तो इसके बाद 1 2 3 4 डिजिट 0 हो जाएंगी। इसकी बतानी है तो 2 डिजिट 0 हो जाएंगी लास्ट की, और इसकी बतानी तो आखिरी डिजिट 0 हो जाएगी। और इन सबको जोड़ के बताना है दोस्तों, तो यहाँ से आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 2 0 2 2 0। ये सवाल का आंसर होगा। अगर कभी भी फिर से ऐसा सवाल आपके सामने आता है तो आपको इतना कुछ नहीं करना है। अगर आपको सम पूछता है सभी प्लेस वैल्यू का, किसकी, किसी एक डिजिट की, एक नंबर देकर उसमें किसी एक ही डिजिट की सभी प्लेस वैल्यू का सम पूछता है, तो आप क्या करेंगे, जैसे 3 6 2 5 2 2 3, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ 2 को छोड़ के सबको 0 कर देंगे, 0 0 2 0 2 2 0। तो ये अब जो नंबर बनेगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। चलिए अगले सवाल पर देखते हैं। अब इस नंबर में, इन सभी गिवन नंबर में मुझे 5 की जो प्लेस वैल्यू है उनका सम बताना है। तो इसमें जो 5 की, अब इसमें नहीं कर सकते क्योंकि अलग अलग नंबर है, तो इसमें जो 5 की प्लेस वैल्यू होगी वो 50 होगी। यहाँ पर क्या होगी दोस्तों, 500 होगी। यहाँ पर क्या होगी, 5000 होगी, 5000। सबको जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5550। ये सवाल का उत्तर है। इसमें पूछा गया है कि आपको प्रोडक्ट बताना है, किसका, प्लेस वैल्यू। आपको प्रोडक्ट बताना है दोस्तों, किसका बताना है, आपको बताना है प्लेस वैल्यू का और फेस वैल्यू का। तो प्लेस वैल्यू का बताना है किसकी, 3। तो 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, आप कहेंगे सर 300 होगी। अच्छा, इसकी फेस वैल्यू क्या होगी, 3 ही होगी। मल्टीप्लाई कर दो तो ये आंसर आ जाएगा कितना, 900। तो कुछ भी पूछ सकता है, वो कह सकता है कि भाई 2 की प्लेस वैल्यू 4 की प्लेस वैल्यू का सम बताओ, या 2 की प्लेस वैल्यू 4 की फेस वैल्यू का प्रोडक्ट बताओ, या इनका डिफरेंस बताओ, या इनका मतलब 2 की प्लेस वैल्यू की अगर 4 की फेस वैल्यू पावर बना दी जाए तो उसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा।
मतलब आपसे कुछ भी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू से पूछ सकता है, बस आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का मतलब पता होना चाहिए। अब इसके बाद क्या आता है, एक्सपेंडेड फॉर्म। हिंदी में इसे कहते हैं दोस्तों विस्तारित रूप। मतलब किसी भी नंबर को एक्सपेंड करके लिखना। जैसे मान लो एक नंबर है 273, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 200 + 70 + 3। ये सभी को ही आता होगा ना। अगर पॉइंट में लिखा मान लो जैसे 28.136, तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि भाई 20 + 8 + 1/10, 3/100 एंड 6/1000, इस तरह से। तो आपको एक टेबल यहाँ नज़र आ रही होगी, आपने इस टेबल को पढ़ा होगा कभी ना कभी। एक नेशनल नंबर्स होते हैं आपके, एक इंटरनेशनल नंबर्स होते हैं। नेशनल जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, है ना। फिर आपका लाख, 10 लाख, फिर 1 करोड़, 10 करोड़, फिर बिलियन में अरब, ऐसे बात आ जाती है। 1 अरब, 10 अरब, फिर बिलियन, फिर इस तरह से बातें आ जाती हैं। और आपका इंटरनेशनल में 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000, फिर 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, इस तरह से आपके नंबर चलते हैं। और पॉइंट से इस तरफ आपका जो चलता है वो जैसे दोस्तों यहाँ ये तो हो गया 1s, 10s, है ना, 1s, 10s, 100, इस तरह से। पॉइंट से जो पहले डिजिट्स आती है 1s, 10s, 100s इस फॉर्मेट में होती है, और जो डेसिमल की इस तरफ जो डिजिट आती हैं वो होती हैं आपकी 10th, है ना। ये हो गया 10s, ये 1s, 10s, है ना, 1s, 10s, 100s। और ये जो इधर होता है ये होता है 10th, TNTH, 10th, 100th, 1000th, है ना, 10वां, 100वां, 1000वां, है ना, 10वां, 100वां, 1000वां, इस तरह से ये बोले जाते हैं। तो यहाँ से भी अगर 2-4 सवाल अगर लिए जाएं तो किस तरह से पूछ सकते हैं या पूछे गए हैं देखते हैं। तो 2 सवाल मैंने यहाँ से लिए हैं दोस्तों जो पूछे गए हैं पहले एग्जाम में। इफ़ 30,028 बराबर है आपके 28 1s + 28,000 प्लस कितने 10s, देन फाइंड द नंबर इन द ब्लैंक स्पेस। मतलब आपको ये बताना कि यहाँ पर जो 10s है वो कितने होंगे। तो कुछ नहीं, आप सिंपल सा है, इसमें आपको क्या करना है 30,028, 30,028, 28 1s, 28 इकाइयाँ हैं, तो इकाइयाँ तो 28 ही रही होंगी, है ना, 1s है तो। या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर ले, 1s है तो, 28,000 है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर ले, प्लस 10s कितने हैं मान लो नहीं पता तो t मान लेते हैं, और जितने 10s है उतने से मल्टीप्लाई करते हैं। 10s है तो 10 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 28, ये आ जाएगा 28,000। तो 28,000 + 28 इधर आएगा माइनस हो जाएगा। 30,000 में से 30,028 में से माइनस करेंगे 28,028, तो बराबर कितना आएगा 10t। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 30,028 में से 28,000 जाएगा, 28 जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 2000। 2000 बराबर होगा 10t, तो t बराबर कितना हो जाएगा 200। सो t = 200, ये आपका आंसर है। फिर आपसे पूछा गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट्स 11,000, 1100s, 11। ये कभी हम, है ना, ऐसे पहेलियों में यार दोस्ती में हम स्कूल टाइम में अगर आपको याद हो तो पूछते थे कि 11,000, 1100, 11 लिख कर दिखाओ, कैसे लिखते हैं, और वही एग्जाम में पूछ लिया गया। और कमाल की बात देखिए इसमें कैसे कैसे ऑप्शन आपके रोमन नंबर में है 11, 11, 11। डेसिमल सिस्टम में दिया है 11, 11, 11, 12,111, 11,000, 1100, 11, है ना। बिल्कुल जैसा हम चाहते थे देखना वैसा ही सवाल में ऑप्शन दिए हैं एग्जामिनर ने। तो इसका फिर वही तरीका होगा 11,000, तो 11,000 है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर लो, प्लस 1100 तो 11 को 100 से मल्टीप्लाई कर लो, प्लस 11 रख लेंगे। बहुत सारे बच्चे इसमें भी गलती कर देते हैं। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 11,000, प्लस ये आ जाएगा 1100, प्लस ये आ जाएगा 11, तो कितना आ जाएगा 1121, 12,111। ये इस सवाल का सही आंसर है। अब हम देखते हैं दोस्तों कि जब एग्ज़ाम में डिजिट को मिस कर देता है किसी क्वेश्चन में नंबर से, तो उस मिसिंग डिजिट को हम कैसे निकाल कर लाते हैं, चलिए देखते हैं। तो डिजिट मिसिंग से क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्तों, ये इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों। इफ़ 1957 में से सब्ट्रैक्ट किया जाए A9, तो आपको जो रिजल्ट मिलता है वो 18B8 मिलता है।
तो आपको सम बताना ए एंड बी का क्या होगा। और ये सीटेट 2 फरवरी 2014 में पूछा गया सवाल। और इससे पहले भी जो सवाल मेरे जितने भी लिए हैं वो सभी सीटेट या किसी एग्ज़ाम में पूछे गए ही हैं। देखिए दोस्तों, अब 1957 माइनस A9 है ना, ये वो कहता है कि भाई यहाँ पर जो रिज़ल्ट आता है वो 18B8 है। तो अब मुझे पता है कि 7 में से तो नहीं जाएगा, तो यहाँ से हमने क्या किया होगा, एक 10 को कैरी किया होगा। तो यहाँ पर 4 10 रह जाएंगे और एक 10 लेंगे तो 7 + 10 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 17। तो 17 में से 9 जाएंगे 8 आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अब मुझे ये नहीं पता कि ये जो A है, मुझे अभी ये नहीं पता कि ये जो A है ये 4 से छोटा है या बड़ा। अगर छोटा है तो ये 4 - A = B आ जाएगा। अगर ये बड़ा है तो यहाँ से कैरी लेना पड़ेगा। तो आप बस ये देखकर बताइए, यहाँ पर 9 था तो क्या यहाँ पर 9 है, नहीं 8 है। इसका मतलब यहाँ से कैरी गया होगा। तो यहाँ से एक कैरी लेंगे तो ये 8 रह जाएगा और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये आपका 14 हो जाएगा, 1 4 14। तो 14 में से A जाएगा तब ये B आएगा। अब मैं कह सकता हूँ 14 में से ये A जाएगा तब B आएगा। तो 14 और A को इधर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो A + B की वैल्यू जो होगी वो 14 होगी। यही सवाल का उत्तर है। सेकंड है आपका नेक्स्ट, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Q। आपको Q की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है यदि क्या हो, इन सभी नंबर का सम 1194 हो। चलिए इसको भी करते हैं। तो ये आ जाएगा 5P9 3R7 3Q8, इन सभी को सम करना है और क्या आएगा 1194। चलिए सम करते हैं। तो 9 + 7 16 + 8 24, 24 का यहाँ पर क्या आ गया 4। तो यहाँ पर क्या कैरी करेगा दोस्तों 2। फिर 2 में हम कितना जोड़ें, 2 में P + Q + R। हम कहते हैं भाई 2 + P + Q, बड़े हैं, बड़े लिख लेते हैं, P + R + Q बराबर कितना आएगा 9। तो आप ये कह सकते हैं सर 2 में हम कितना जोड़ें कि 9 आ जाए। तो आप कहेंगे सर 7। इसका मतलब P + R + Q का जो सम है वो 7 है। P + R + Q का जो सम है वो 7 है। फिर आप आगे देखेंगे तो 5 + 3 8 + 3 11। बिल्कुल सही बात, 11 ही है। तो हमें यहाँ से ये पता चल गया कि P R Q तीनों का सम अगर 7 है और मुझे Q का मैक्सिमम मान बताना है तो Q तभी मैक्सिमम होगा जब ये मिनिमम होंगे। जितने छोटे ये होंगे Q का मान उतना ही बड़ा आएगा। जैसे अगर मालूम है, कहता हूँ ये 1 है, ये भी 1 है, तो ये कितना होगा 5 होगा। लेकिन मैं तो चाहता हूँ Q का बड़े से बड़ा मान आए, तो मुझे क्या करना होगा, P को 0 लेना होगा। अब R और Q का सम 7 है, तो मैं चाहता हूँ Q का मान अब भी बड़ा है, तो इसको भी 0 लेना होगा। तो इसका मतलब Q का मान क्या लेना पड़ेगा, सबसे बड़ा 7। तो 7 इस सवाल का सही आंसर है। और क्या इस यहाँ से सवाल पूछे गए हैं और क्या आ सकते हैं, देखते हैं दोस्तों। जो ये अगले 2 सवाल हैं, इन सवालों में अक्सर बच्चा गलती करता है, इसलिए बहुत प्यारे सवाल है। पहले आप वीडियो को स्टॉप कीजिएगा और इन दोनों क्वेश्चन को करके कमेंट में आंसर ज़रूर बताइएगा। देखते हैं दोस्तों। उसने कहा कि AB और BA का जो प्रोडक्ट है, AB और BA का जो प्रोडक्ट है वो BCB है। वो क्या है दोस्तों, BCB। वेयर A, B एंड C स्टैंड फॉर जस्ट 1 डिजिट, जहाँ पर A, B और C सिर्फ एक डिजिट को रिप्रेजेंट करते हैं और A, B, C तीनों डिजिट एक दूसरे के इक्वल नहीं हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ A + B + C। बहुत प्यारा सवाल है, सीटेट में पूछा गया है पेपर 2 में फरवरी 2016। तो यहाँ से हम देखिए, अब आप खुद थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि मैं B की मैं A से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे B ही मिलता है। ऐसे कब हो सकता है कि हम किसी डिजिट की दूसरी डिजिट से मल्टीप्लाई करें और मुझे वही डिजिट मिल जाए। अगर मैं इसको 0 लेता हूँ तो फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर तो A 0 ही आना चाहिए था, 0 आना चाहिए, मतलब A आना चाहिए था, लेकिन B आया है। इसका मतलब हमने यहाँ पर A को क्या पुट किया होगा 1। तो इसका मतलब A को यहाँ पर क्या लिया गया होगा, 110% 1 लिया गया होगा। अब यहाँ पर अगर A को 1 लिया तो यहाँ पर भी 1 आएगा। तो एक तो मुझे ये पता चल गया यहाँ पे 1 है ना। अगर एक और इसका सिनेरियो लिया जाए तो यहाँ पे भी 1 होगा। फिर अब हमें देखना पड़ेगा कि ये B
क्या डिजिट हो सकती है। अगर मान लो दोस्तों मैं यहाँ पे 2 लेता हूँ तो मुझे यहाँ पर भी 2 लेना पड़ेगा, क्योंकि क्या किया उसने, 2 डिजिट ली हैं, उनको रिवर्स किया है, और रिवर्स करने के बाद आपको ये जो प्रोडक्ट आया है उसमें जो बी है वो पहली प्लेस पर भी है और आखिरी प्लेस पे भी है, मतलब फर्स्ट प्लेस और आखिरी प्लेस पर दोनों पर क्या है, बी है। तो क्या ऐसा ही नंबर यहाँ पे फॉर्म होगा क्या हमारा, देखना 2 1 जा 2, फिर इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 × 2 4 + 1 5, और इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2। आप इसको सोल्व कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा। शॉर्टकट में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, देखिए 1 2 2 1, पहले हम इन दोनों डिजिट की मल्टीप्लाई करते हैं। कभी भी 2 डिजिट की 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करें तो इस प्रकार करें, 2 × 1 2, फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4, फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1, दोनों को जोड़ देंगे, कितना आ गया 5, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे, ये कितना आ गया 2 252। इस प्रकार से आया है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर भी 2, यहाँ पे भी 2, मतलब यहाँ पे भी b और यहाँ पे भी, तो ये तो बिल्कुल सेटिस्फाई करता है इस कंडीशन को। तो इसका मतलब a मेरा कितना है दोस्तों 1, b मेरा कितना है 2 और c मेरा कितना है 5, और तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 5 2 7 और 1 8। यही इस सवाल का उत्तर है। अब इस सवाल का कोई और उत्तर हो सकता है या नहीं हो सकता है, चलो लगा कर देखते हैं। आप कहते हैं सर एक बार 3 लेकर दीजिए, 3 तो यहाँ पे भी 3 आएगा, 1 आएगा, करिए मल्टीप्लाई। फिर वही तरीका अपना एक बार खुद से करने की कोशिश करें। 3 यह आएगा 9 + 1 10, 10 की 0, और जैसे ही यहाँ पर ये 2 डिजिट में चला जाएगा दोस्तों तो यहाँ पर एक कैरी आ जाएगा। कैरी आने के बाद ये 3 और 1 4, तो इसका मतलब ये वाला डिजिट तो कभी आएगा ही नहीं। ये वाला डिजिट भाई तभी आ सकता है जब इसकी इससे मल्टीप्लाई होकर आए और ये इससे इसकी मल्टीप्लाई होकर एज इट इज आए। 3 तभी आ सकता है जब सिर्फ इनकी मल्टीप्लाई हो, इसमें कुछ ऐड ना हो। तो अगर आप 3 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 + 1 10। अब अगर आप और कोई डिजिट लेंगे तो और बड़ा होता चला जाएगा, और फिर वहाँ से कैरी आएगा ही आएगा, और कैरी आएगा तो फिर ये सेम डिजिट को यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। इसलिए कोई और डिजिट रखने पर इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा दोस्तों। इसीलिए इस सवाल का उत्तर 8 ही है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। उसने कहा कि भाई कुछ डिजिट आपको दी गई हैं 2 3 4 6 7 एंड 8 आर यूज टू फिल द ब्लैंक। इन ब्लैंक को फिल करना है इन डिजिट का यूज़ करते हुए, और आपको क्या बनाना है, आपको मैक्सिमम पॉसिबल नंबर बनाना है सम करने के बाद जो आएगा। मतलब आपको ऐसे 3 डिजिट के 2 नंबर बनाने हैं कि उनको जोड़ने पर सबसे बड़ा सम निकल के आए, जो मैक्सिमम पॉसिबल सम हो सकता है। तो आप इसको खुद करने की कोशिश कीजिए एक बार। देखिए इसमें गलती क्या करता है बच्चा, अक्सर गलती ये कर देता है कि वो यहाँ पर नंबर को ऐसे लिख देता है 8 7 6 कि भाई एक बड़ा नंबर तो मेरा ये हो गया, फिर दूसरा क्या हो गया 4 3 2, है ना, ऐसे इस तरह से लिख देता, फिर इसको जोड़ के आंसर बता देता, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको इस वाले क्वेश्चन में अगर कभी दोबारा से आपके सामने आता है तो आपको क्या करना है, सबसे बड़ा डिजिट कौन सा इन सभी नंबर में उसको लिखें, सबसे बड़े डिजिट को पहले लिखें, उसके बाद जो उससे छोटा डिजिट है कौन सा है 7 को यहाँ पर लिखें, तभी ये 3 डिजिट का बड़ा और ये भी 3 डिजिट का बनेगा। अगर आप 7 यहाँ लिखेंगे तो यहाँ पर ये टेंस को रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पर ये हंड्रेड्स को रिप्रेजेंट करेगा, तो 100 वाला बड़ा होता है, तो 7 को यहाँ ना लिखकर यहाँ लिखने पर हमें फ़ायदा होगा, ताकि ये बड़े से बड़ा नंबर हमें रिप्रेजेंट कर पाए। फिर उसके बाद क्या 6, तो 6 यहाँ लिखा जाए या यहाँ लिखा जाए। अगर 7 के बाद 6 आए यहाँ लिखें, या फिर 8 के बाद 6 यहाँ लिखें, तो आप क्या करें, बस ऐसे ही चलते रहे अल्टरनेट में कि सबसे बड़ा यहाँ, फिर उससे छोटा यहाँ, फिर उससे छोटा यहाँ, फिर उससे छोटा क्या है 4, फिर उससे छोटा क्या है 3, उससे छोटा क्या है 2। इस प्रकार से आप लिख सकते, और फिर इनको ऐड कीजिए तो ये आ जाएगा 5, यह आ जाएगा 10, और ये आ जाएगा 8, एक कैरी आ जाएगा, तो 9 + 7 16। ये इस सवाल का सही आंसर है 1605। अभी तक हमने क्या जाना है दोस्तों कि डिजिट क्या होती है, उसकी वैल्यूज़ क्या होती हैं, उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है ना, एक्सपेंड फॉर्म क्या होती है, उस डिजिट मिसिंग के अगर क्वेश्चन आते हैं तो वो कैसे आते हैं। अब हम जानते हैं डिजिट अपीयर, अगर डिजिट अपीयर से अगर सवाल आते हैं तो वो किस तरह से हो। तो नेक्स्ट टाइप हमारी दोस्तों डिजिट अपीयर से है। तो डिजिट अपीयर में हम जानेंगे कि भाई अगर हमें ये पता करना हो कि 0 से लेकर 100 तक
जीरो कितनी बार आता है, या फिर जीरो से ना लेकर हम एक से अगर चेक करें कि 1 से 100 तक जीरो कितनी बार आता है, 1 कितनी बार आता है, 4 कितनी बार आता है, 3 कितनी बार आता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जीरो जो अपीयर्स होगा वो कितनी बार आएगा, जीरो कितनी बार आएगा। अगर हम 1 से 100 तक काउंटिंग लिखते हैं तो आप कहेंगे सर 10 में आएगा, 20 में आएगा, 30 में आएगा, और इसी प्रकार लास्ट आपका 90 और फिर 100 में आएगा। तो भाई 90 तक तो 9 बार आ गया जीरो, 1 बार, 2 बार, 3 बार, और ऐसे 90 तक 9 बार हो गया। 10 और 11 तो कितनी बार आएगा, 11 टाइम्स आएगा, 11 बार आएगा। अगर आपसे पूछा जाए सर 1 कितनी बार आएगा, 1, तो कहेंगे आप 1 जो है वो सबसे पहले 1 आएगा, 1 में आएगा, फिर उसके बाद 10 में आएगा, फिर 11 में आएगा, 12 में आएगा, 13 में आएगा, 14 में आएगा, 15 में आएगा, 16 में आएगा, 17 में आएगा, 18 में आएगा, 19 में आएगा, फिर उसके बाद 21 में आएगा, फिर 31 में, 41 में, फिर 51, 61, 71, 81, 91। तो आप ऐड करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो जो 1 आता है आपका दोस्तों वो 100, एक बार 100 में भी आएगा ना, 100, 21, तो वो 21 टाइम्स आता है, वो 21 बार आता है। और जो बाकी की डिजिट हैं 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये जो डिजिट हैं दोस्तों ये आपकी अपीयर होती हैं कितनी बार, ये आपकी 20 बार अपीयर होती हैं, 20 टाइम्स। जैसे मैं किसी एक को करके बता देता हूँ। अगर मैं 2 की बात करूँ दोस्तों तो 2 कितनी बार आएगा भाई, सबसे पहले 2 में आएगा, फिर 12 में आएगा, फिर 20 में, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, फिर 32, 42, 52, 62, 72, 82 एंड 92। काउंट कर लेते हैं, एक बार जोड़ देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो बाकी जो डिजिट हैं आपकी वो 20 बार आती हैं, 1 21 बार आती है और 0 11 बार आती है। अगर इसमें 0 से काउंट करते हैं, 0 से 100, तो सिर्फ एक 0 बढ़ जाएगी, 12 हो जाएगी, बाकी सारे वही रहेंगे। चलिए अब इस पर कुछ सवाल लेते हैं दोस्तों। तो इस टाइप पर ये 2 सवाल हम लेते हैं दोस्तों। एक CTET 2 में पूछा गया सवाल है, एक DTPSB द्वारा PRT में पूछा गया सवाल है कि हाउ मैनी टाइम्स विल आई बी राइटिंग 2, कि मैं कितनी बार 2 लिखूंगा यदि आई रोट डाउन नंबर फ्रॉम 11 to 199। अगर मैं संख्या 11 से 199 तक कोई नंबर लिखता हूँ तो उसमें 2 कितनी बार मुझे लिखना पड़ेगा। तो एक तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि सर 1 से 100 तक मुझे पता है कि जो 2 आता है, जो 2 डिजिट है वो अपीयर होती है 20 बार होती है ना, 20 टाइम्स 20 बार आती है 1 से 100 तक। तो मुझे बताना 11 से, मुझे बताना 199 तक भी है, लेकिन मैं 100 तक काउंट करना चाहता हूँ। तो आप कहोगे सर इसमें अगर 11 से बात करें, अगर हम 11 से बात करें तो जो 2 आया होगा वो 2 इसमें नहीं होगा, तो ये 19 बार हो जाएगा। तो कितनी बार हो जाएगा दोस्तों, 19 बार हो जाएगा। फिर अगर मैं 101 से कहाँ तक की बात करूँ, 199 तक की, तो 20 बार इसमें आएगा, है ना। 102 102 में आएगा, फिर 112 में आएगा, फिर 120, 121, 122, 123, 124, 125 और इसी तरह से 199 तक 20 बार आएगा। लास्ट 192 में आएगा। अगर हम इनको जोड़ें तो ये 39 हो गया। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा दोस्तों, 39 टाइम्स, 39 बार 2 को मुझे लिखना पड़ेगा। अगर आप कहते हैं तो मैं लिख भी देता हूँ एक बार कौन कौन से वो नंबर होंगे। देखिए सबसे पहले तो क्या आएगा, 12 में आएगा, फिर किस में आएगा, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92, फिर 102, 112, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, फिर 132, 142, 152,
162, 172, 182, 192 और ये अगर आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 39 टाइम्स आपका 2 आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अजीत राइट्स फर्स्ट 100 होल नंबर्स, हाउ मैनी टाइम्स डज ही राइट्स 0। तो 0 कितनी बार लिखेगा। देखिए फर्स्ट 100 होल नंबर्स, इसमें थोड़ा सा झोल है, बच्चे इसमें भी जल्दबाजी में गड़बड़ कर देते हैं। देखिए होल नंबर क्या होते हैं दोस्तों, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होने वाले नंबर को होल नंबर कहते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 और इस तरह से, है ना। आप मुझे बताएं, अगर मैं 1 से 100 तक नंबर लिखता हूँ, 1 से 100 तक, ये कितने नंबर हो जाएंगे दोस्तों। आप कहेंगे सर ये 100 नंबर हो जाएंगे। अब मुझे पहले 100 होल नंबर लिखने हैं, तो ये तो 0 से शुरू होंगे, तो यहाँ तक ये पहले कितने होल नंबर होंगे सर। आप कहेंगे सर 100 और 1 ही 101, तो पहले 101 होल नंबर हो गई है। तो मुझे तो पहले 100 होल नंबर लिखने हैं, तो पहले 100 होल नंबर लिखेंगे, तो दो लास्ट का जो नंबर होगा वो 99 आएगा। 99 ये हो गए और 1 ये हो गया, तो ये 100 पहले 100 होल नंबर हो गए। आप कहेंगे सर इसमें 0 कितनी बार आएगा, तो एक तो 0 में आएगा, फिर 10 में आएगा, फिर 20 में आएगा, फिर 30 में आएगा, फिर 40 में आएगा, 50 में आएगा, 60 में आएगा, 70 में आएगा, 80 में आएगा, फिर 90 में आएगा। तो कुल कितनी बार आएगा दोस्तों, 1 10 से 90 9 बार हो गया, और 1 ये हो गया 10 बार। कितनी बार आएगा, 10 बार। ये इस सवाल का उत्तर है। चलिए यहाँ से एक लास्ट, आज के वीडियो सेशन के लास्ट टाइप हम करेंगे, जिसमें हम ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर आपको बताएंगे। देखिए ग्रेटेस्ट नंबर क्या है दोस्तों, एक डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा। ग्रेटेस्ट नंबर, तो आप कहेंगे सर 9 होगा। अच्छा, तो 2 डिजिट का क्या होगा, 99 होगा। 3 डिजिट का क्या होगा, 999 होगा। इसी तरह से अगर मैं पूछता हूँ 7 डिजिट का क्या होगा, या n डिजिट का क्या होगा, n डिजिट का, तो आप कहेंगे सर n टाइम्स 9 आएगा, है ना। या फिर आप ऐसे लिखें 9 कम्स n टाइम्स, जो n आएगा वो 9 बार आएगा, मतलब n बार आएगा, जो 9 आएगा वो n बार आएगा। अच्छा आप मुझे बताइए, जो ये 9 मैंने लिखा है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ दोस्तों 10 की पावर 1 माइनस 1, बिल्कुल। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 99 होता है 100 माइनस 1, या मैं 100 को लिख सकता हूँ 10 की पावर 2 माइनस 1, बिल्कुल। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1000 माइनस 1, क्या मैं 1000 को लिख सकता हूँ 10 की पावर 3 माइनस 1। कहने का मतलब मैंने यहाँ पर एक बात को नोटिस किया कि जितने 9 आते हैं 10 की उतनी पावर लगा के -1 कर सकते हैं। 2 9 है तो 10 की पावर 2 -1 आ जाएगा। 3 9 है तो 10 की पावर 3 -1 आ जाएगा। अगर n डिजिट का नंबर पूछा है तो n 9 आएंगे, n 9 आएंगे, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10 की पावर n -1। और ये कॉन्सेप्ट आपका AP सीरीज़ में बहुत बार लगता है, तो आपको ये समझना ज़रूरी है। अच्छा, अगर कभी आपसे ये पूछ लिया जाए दोस्तों, अगर स्मॉलेस्ट नंबर पूछे, स्मॉलेस्ट नंबर कि भाई 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बताओ, तो आप कहोगे सर ये 1 होगा। अच्छा, 2 डिजिट का 10 होगा, 3 डिजिट का 100 होगा। इसी प्रकार अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ मुझे n डिजिट का नंबर क्या होगा, तो आप इसको ध्यान से देखिए। ये जो 10 है, ये जो 10 है, क्या मैं इसको 10 की पावर 1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं भैया। क्या मैं इसको 10 की पावर 2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या मैं 1 को 10 की पावर 0 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आपने एक बात नोटिस की होगी कि जितने डिजिट का दोस्तों आपसे स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जाता है 10 की, उससे 1 कम पावर आती है। अगर 1 डिजिट का पूछेगा तो 10 की पावर 0 आएगी, 2 का पूछा तो 10 की पावर 1 आ गई, 3 का है तो पावर 2 आएगी, n है तो दोस्तों आप कहेंगे सर 10 की पावर
n-1 आएगी, 10⁻n-1। जैसे अगर 100 डिजिट का कोई नंबर आपसे पूछ ले कि 100 डिजिट का नंबर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 10⁻100-1 99 होगा, और यही इस सवाल का आंसर होगा। स्मॉलेस्ट नंबर 100 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर जो होगा वो क्या होगा, 10⁻99 हो गया। ये भी आपका इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1 डिजिट का बड़े से बड़ा नंबर क्या होता है, 2 डिजिट का बड़े से बड़ा, 3 डिजिट का, इनके छोटे छोटे नंबर क्या होते हैं। कई बार इनसे डिफरेंस पूछ लिया जाता है कि भाई बताइए मुझे 5 डिजिट का बड़े से बड़ा नंबर निकालो, तो 5 डिजिट का बड़े से बड़ा क्या होगा, ये होगा। और 5 डिजिट का छोटे से छोटा नंबर बताओ, तो ये होगा। इनका डिफरेंस बताना तो डिफरेंस करके बता देंगे, इनका सम बताना बता देंगे, इनका प्रोडक्ट बताना बता देंगे, इनका डिवाइड बताना है तो डिवाइड करके बता देंगे। जो भी कहेगा वो हम करके बता देंगे, लेकिन एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रेटेस्ट नंबर कितने डिजिट का कैसे निकलता है, स्मॉलेस्ट नंबर कितने डिजिट का कैसे निकलता है। चलिए तो दोस्तों, आज के वीडियो सेशन में इतना ही। और जो भी आज यहाँ पढ़ाया गया है, मैं उम्मीद करता हूँ आपने उसके नोट्स ज़रूर बनाए होंगे। आज कुछ क्वेश्चन हमने देखे जो डिजिट मिसिंग थे, जो अच्छे सवाल थे, बाकी तो नॉर्मली सवाल थे जो पूछे गए हैं। बाकी जब कॉन्सेप्ट आपका नेक्स्ट वीडियो में आएगा, जैसे अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है ना, लास्ट डिजिट है, बिफोर डेसिमल, आफ्टर डेसिमल है, या फिर आपका रिवर्स डिजिट से होगा, मिसलेनियस क्वेश्चन से होगा, बहुत बेहतरीन मिलेगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है दोस्तों कि मैं आपके सिलेक्शन में एक अहम भूमिका निभाऊँ, आपको वो सब कंटेंट ला कर दूँ जो आपके पिछले जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें पूछे गए सवाल हैं, या फिर जो आ सकते हैं, वो सारी पॉसिबल आउटकम्स आपको मिले। चलिए तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हंसते रहेंगे, खिलखिलाते रहेंगे और उस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहेंगे। नमस्कार, टाटा, बाय बाय।